नमस्कार, विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। एक दर्दनाक खबर ने एक बार फिर से देश में शेरों के वजूद पर खतरा पैदा कर दिया है। यह खबर उत्तर प्रदेश के इटावा से सामने आई है, जहां तपस्या नाम की शेरनी की मौत हो गई। सवाल इस पूरी सफारी पर ही खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ये पहली बार नहीं है कि यहां किसी शेर की मौत हुई हो, बल्कि मौत का सिलसिला पुराना है। आज विशेष में इस पूरी खबर की तफ्तीश के साथ साथ हम देश और दुनिया के बाकी हिस्सों में मौजूदा शेरों की हालत पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह खास पेशकश, बीमार वनराज। इटावा लायन सफारी इस वक्त सवालों में है। सवाल इसलिए क्योंकि चंद रोज पहले तपस्या नाम की शेरनी की यहां मौत हो गई। वजहें कई सामने आ रही हैं, जिसमें माकूल वातावरण से लेकर मेडिकल सुविधाओं की कमी शामिल है। वहीं इसके साथ साथ जेसिका नाम की शेरनी और पटौदी नाम के शेर की हालत भी नाजुक है। दोनों का इलाज चल रहा है। उत्तर प्रदेश के इटावा शहर में 2 साल पहले वजूद में आई लायन सफारी अब सवालों से घिर गई है। वजह पिछले कुछ वक्त से लगातार हो रही शेरों की मौत है। हाल ही में तपस्या नाम की शेरनी की यहां मौत हुई, जबकि जेसिका नाम की शेरनी और शेर पटौदी की हालत गंभीर बताई जा रही है। हालांकि सूबे के प्रशासन ने मुख्य वन संरक्षक को हटा दिया है, जबकि एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी का गठन भी किया गया है, जो इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। लेकिन जानकारों की माने तो यहाँ की परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं, जबकि शेरों की देखभाल में कोताही बरती जा रही है, जिसकी वजह से यहाँ शेरों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। जहाँ पर विलायती बबूल लगी हुई हैं और जो एरिया इन्होंने लैंड लिया है उसमें जगह जगह बहुत से गड्ढे हैं और इनको ह्यूमिडिटी जो है वहाँ पर मिनिमम नहीं मिल रही, मिनिमम से ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, जिसके कारण ये और इनको जो है वहाँ भोजन नहीं मिल पा रहा है। भोजन का मतलब इनको ये प्रीडेटर्स कहता है लायन, इनको प्रे का मतलब है नेचुरल फूड है, जैसे डियर है, इनको पर्याप्त मात्रा में फूड नहीं मिल पा रहा है। और बच्चे जो हैं, चूंकि अनइवन लैंड है, वहाँ गड्ढे हैं, बच्चे उसमें गिरते हैं, मर जाते हैं। डॉक्टरों की माने तो यहाँ का मौसम भी एक बड़ी वजह है, जिसकी वजह से शेरों को भोजन खाने में तकलीफ हो रही है, जिसकी वजह से पहले तो उनके खून में कमी आती है और उसके बाद वो बीमार पड़ जाते हैं। चूँकि गर्मी और बरसात और जाड़ा ये तीनों प्रकार के मौसम पाए जाते हैं, जिसमें गर्मी ज़्यादा होती है, ठंडी होती है तो बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिससे टेम्परेचर काफ़ी लो हो जाता है, कहीं हाई कहीं लो। तो इस एडाप्टेशन को हमारे यहाँ ये जो लायन है वो इतनी जल्दी एडाप्ट नहीं कर पाते हैं। धीरे धीरे उनमें ब्लड की कमी हो जाना और भी तमाम प्रकार के इंटरनल ऑर्गन्स में इन्फेक्शन हो जाना, मेटाबॉलिक रेट कम हो जाना और एट लास्ट उनकी फिर ये धीरे धीरे कमजोरी आती है, एनीमिया, और फाइनली वो डेथ कर जाते हैं। दरअसल जेसिका और तपस्या नाम की शेरनी और पटौदी नाम के शेर को गुजरात के जूनागढ़ से दिसंबर महीने में लाया गया था। पहले से बीमार चल रही तपस्या की 9 जनवरी को मौत हो गई, जबकि जेसिका और पटौदी का इलाज चल रहा है। बरेली के भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने जब जेसिका और पटौदी के ब्लड सैंपलों की जांच की, तो दोनों के ब्लड सैंपल में बैबेसिया नाम के प्रोटोजोआ का इन्फेक्शन मिला, जिसकी वजह से अब जेसिका और पटौदी ने खाना छोड़ दिया है। लिहाजा डॉक्टर खाली पेट उन्हें दवा भी नहीं दे पा रहे। बैबेसिया नाम की बीमारी सबसे पहले 1904 में गीदड़ों में देखने को मिली थी। बैबेसिया प्रोटोजोआ जुओं से फैलता है और इसे रक्तमय ज्वर भी कहा जाता है। ये इन्फेक्शन होने पर जीव को तेज बुखार और पीलिया हो जाता है। इसके बाद जीव खाना पीना छोड़ देता है। तपस्या की मौत के बाद प्रशासन अब अलर्ट हो गया है। जेसिका और पटौदी के इलाज के लिए ब्रिटेन के लॉन्गलीड सफारी से मेडिकल सलाह ली गई है। लायन सफारी के अधिकारी उन पर 24 घंटे निगरानी रख रहे हैं। अलग अलग डॉक्टरों की एक टीम दोनों के इलाज में जुटी हुई है। उस टिक के कारण जो प्रोटोजोआन फैले उसके बॉडी में,
उसका कारण अल्टीमेटली उसकी मौत हुई है, क्योंकि बाकी जो भी था क्लियर हो गया था इन्फेक्शन वगैरह उसका बैक्टीरिया, लेकिन ये टिक्स के कारण उसका जो हुआ है। क्योंकि नेचुरल अगर गिर में ऐसा हो गया होता तो पता भी नहीं चलता लाइनस का, लेकिन ये केस ऐसा हो गया कि वो लाइनस यहाँ पे आई, और क्योंकि जनरली इंक्यूबेशन चाहिए होता है उसका 15-20 दिन का जो है टिक्स के बाइट के बाद जो है तब वो अपना असर दिखाना शुरू करता है। तो हो गया होगा उस समय टेस्टिंग के दौरान ये सब कुछ फिट वाली गई होगी, और लेकिन यहाँ आने पे वो शुरू हो गया उसका जो असर दिखाना, और लाइनस उसी कारण मरी गई। सवाल प्रशासन पर भी उठ रहे हैं। आरोप है कि यहाँ प्रबंधन कमेटी बेपरवाह है और लापरवाही का आलम शेरों की जिंदगी पर भारी पड़ रहा है। इनका मेडिकेशन सही नहीं हो पा रहा, सही दवाएं इनको सही टाइम पे नहीं दी जा रही हैं, और सबसे बड़ा कारण है चूंकि पॉलिटिकल वीआईपी क्षेत्र है ये पॉलिटिकल, वहाँ पर जो स्टाफ है, क्योंकि अब मैं डिटेल में नहीं बताना चाहता हूँ क्या कारण उसका, क्योंकि पॉलिटिकल एरिया है, स्टाफ जो है वो वहाँ पर कंट्रोल में नहीं है। अब प्रशासन चाहे अलर्ट हो गया हो, आने वाले वक्त में जांच कमेटी असल दोषियों को सामने भी ले आएगी, लेकिन सवाल ये है कि अगर ये तमाम कवायदें पहले सामने आती तो आज न केवल तपस्या इस दुनिया में होती, बल्कि जैसिका और पटौदी पर मंडरा रहे खतरे के बादल कभी इटावा लायन सफारी की चौखट पर दस्तक न देते। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इटावा बब्बर शेरों का आशियां बने, इसके लिए तमाम कोशिशें जारी हैं, लेकिन यहां शेरों की मौत का सिलसिला नहीं थम रहा। शेरनी तपस्या की मौत से पहले भी यहां शेर और शावकों की मौतें हुई हैं, लिहाजा इस पूरे प्रोजेक्ट पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में कि इस सफारी का इतिहास क्या है। मीलों तक फैले गिर के जंगलों की इस खामोशी को सिर्फ एक आवाज ही चीरती है, और वो है यहाँ के राजा बब्बर शेर की दहाड़। गुजरात का गिर आशियाना है एशियाटिक बब्बर शेरों का। गिर की तर्ज पर इटावा में भी लायन सफारी बनाने की शुरुआत करीब 13 साल पहले हुई। उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने 2003 में इसकी स्थापना की रूपरेखा बनवानी शुरू की, लेकिन 2007 में मायावती राज्य की मुख्यमंत्री बनी और इस पर चल रहा काम पूरी तरह बंद हो गया। 2012 में राज्य में सत्ता संभालने के बाद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस दिशा में काम तेजी से आगे बढ़ाया। इटावा में लायन सफारी बनाने का काम बेहद चुनौतीपूर्ण था। किसी जमाने में इटावा के जंगलों में शीशम के बहुत ज्यादा पेड़ हुआ करते थे, लेकिन जंगल माफिया की बढ़ती दखलंदाजी के चलते यहाँ शीशम के पेड़ खत्म हो गए और पूरे जंगल में विलायती बबूल के पेड़ों का साम्राज्य फैल गया। ये पेड़ जंगल और शेरों दोनों के लिहाज से ठीक नहीं थे, लिहाजा वनराज को बसाने के लिए सबसे पहली दरकार थी कि यहाँ वन को हरा भरा किया जाए और विलायती बबूलों को पूरी तरह खत्म किया जाए। इसके लिए राज्य सरकार ने बड़े पैमाने पर चौड़ी पत्ती वाले पौधों को रोपने का काम शुरू किया। अभियान के शुरुआती दौर में करीब 1000 एकड़ में लगभग 1.5 लाख पौधे रोपे गए। मुहिम के तहत नीम, शीशम, बरगद, बेल, महुआ, कदम्ब जैसे 20 प्रजातियों के पौधे लगाए गए। वन विभाग को 4 करोड़ 40 लाख पौधे लगाने का टारगेट दिया गया। वन विभाग ने इस लक्ष्य को पूरा करते हुए 5 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए। शेरों को यहाँ रख रही है इटावा में, वो पर्पस अलग है। वहाँ पे लोगों को दिखाने के लिए और लायन का कंजर्वेशन अभी एक मिक्स होता है। इस नॉट की भी सफारी जो हमेशा हेल्पफुल रहती हैं। अगर यहाँ पे सफारी में लायन रहेंगे, लोग देखेंगे, तो गिर के लायन से भी उनका सोच जुड़ेगी कि भी लायन गिर में मिलते हैं। जाहिर है जब वो आएंगे सफारी को देखने, शेर यहाँ देखेंगे, तो कई लोगों को पता नहीं है अपने भारतवर्ष में कि गिर में लायन है, और वर्ल्ड में सिर्फ एक ही जगह जहाँ पे गिर में लायन है। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि जब सफारी में लोग देखने आएंगे, वो जागरूकता बढ़ेगी कि ये गिर में ही पाए जाते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे कुछ सफारी पार्क्स में है, जिनमें से इटावा एक है। लायन सफारी के लिए 2012-13 में 262,26,000 रुपए, 2013-14 में 1982 लाख 91,000 और 2014-15 में 2,02,85,000 रुपए खर्च किए जा चुके हैं। अभी 700 करोड़ रुपए और खर्च किए जाने की योजना है।
एक तरफ जहां इटावा में एशियाटिक शेरों को बसाने की योजना जोर शोर से चलाई जा रही है, वहीं दूसरी तरफ आए दिन होने वाली शेरों की मौत प्रोजेक्ट पर सवाल भी खड़े करती है। इस सफारी में 30 अक्टूबर 2014 को शेरनी लक्ष्मी की मौत हो गई थी। ये शेरनी 10 सितंबर को यहाँ आई थी। लक्ष्मी की मौत को एक महीना भी नहीं बीता था कि 16 नवंबर 2014 में बब्बर शेर विष्णु की मौत हो गई। ये शेर शेरनी लक्ष्मी का जोड़ीदार था। 2015 में भी शेरों की मौत थमी नहीं। 2015 में 12 जुलाई को शेरनी हीर के पहले शावक की मौत हुई। इसके बाद 13 जुलाई को हीर के दूसरे शावक की मौत की खबर आई। 22 जुलाई 2015 को शेरनी ग्रीष्मा के पहला शावक यहाँ मर गया, जबकि 2 की हालत गंभीर बताई गई। इसके बाद 23 जुलाई को ग्रीष्मा के दूसरे और फिर 14 अगस्त को तीसरे शावक की मौत हो गई। शेरों की मौत के सवाल पर समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव कहते हैं कि प्रदेश सरकार इसे रोकने के लिए माकूल कदम उठा रही है। आदमी की जान बचाने के लिए ज़्यादा रिसर्चेज हुई हैं, ज़्यादा अच्छी मेडिसिन्स हैं, ज़्यादा अच्छे डॉक्टर्स हैं। उस तरह के डॉक्टर्स, उस तरह की मेडिसिन्स, उस तरह का डायग्नोसिस पशुओं के बारे में अभी तक नहीं हो पाया। एशियाटिक शेरों के संरक्षण के लिए भारत समेत दुनिया के तमाम देशों में मुहिम चलाई जा रही है। ऐसे में यदि इटावा सफारी शेरों का आशियाना बन सके तो इससे अच्छी कोई और बात नहीं होगी। लेकिन ये भी कड़वा सच है कि यहाँ की आबोहवा बब्बर शेरों को रास नहीं आ रही। अमिताभ अरुण दुबे, राज्यसभा टीवी। देश में एशियाई शेरों के वजूद को बरकरार रखने के लिए कई कोशिशें हुई। एशियाटिक शेरों को महामारी या संक्रमण से बचाने के लिए गुजरात के अलावा एक नया अभयारण्य विकसित करने का विचार दशकों पहले ही आ गया था। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ इंडिया ने उस वक्त मध्य प्रदेश के कूनो पालपुर अभयारण्य को शेरों की वैकल्पिक जगह के तौर पर पसंद किया, लेकिन सरकारी अड़चनों और राज्य सरकारों के बीच तालमेल की कमी के चलते आज तक कूनो पालपुर में शेर नहीं पहुंच पाए हैं। मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में बसा कूनो पालपुर अभयारण्य हरी भरी घास और प्राकृतिक खूबसूरती लिए ये इलाका राजस्थान की सीमा से सटा हुआ है। करीब 345 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैला ये क्षेत्र जैव विविधता का खजाना है। बीते कुछ सालों से कूनो पालपुर एशियाई शेर के पुनर्वास केंद्र प्रोजेक्ट को लेकर चर्चा में रहा। मध्य प्रदेश का ये क्षेत्र इसके लिए खास तौर पर संरक्षित किया गया, लेकिन यहाँ की फिजाएं आज भी शेरों की दहाड़ के लिए तरस रही हैं। आपको ये जानकर हैरत होगी कि कूनो पालपुर में एशियाई शेरों को लाने का फैसला सरकार ने 1980 के दशक में ही कर लिया था। साल 1981 में कूनो सेंचुरी अस्तित्व में आई। 1996 में मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट सब कमेटी ने पालपुर का दौरा कर शेरों के लिए अभयारण्य की जगह घोषित की। इसके लिए 24 गांव के 1500 से ज्यादा परिवारों को विस्थापित भी किया गया। इसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने 2003 में सेंचुरी के लिए गुजरात से शेर भेजने का प्रस्ताव भेजा, लेकिन आज तक एक भी शेर यहां नहीं भेजा जा सका। मध्य प्रदेश सरकार के मुताबिक गुजरात को कई बार शेर भेजने के लिए खत लिखा जा चुका है, लेकिन बदले में गुजरात सरकार हर बार एक नई शर्त और आपत्ति लगा देती है। यही वजह है कि शेरों को यहां बसाने की कवायद बीते 12 सालों से अटकी हुई है। यही नहीं, मामला कोर्ट में भी गया और 15 अप्रैल 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने शेरों को गुजरात से कूनो पालपुर शिफ्ट करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ गुजरात सरकार ने एक रिव्यू पिटीशन दाखिल की, जो हाल ही में अगस्त 2015 में खारिज भी हो गई। इसके बावजूद अब तक यहां गुजरात से शेर नहीं आ पाए हैं। गुजरात सरकार बार बार यहां की परिस्थितियों को शेरों के अनुकूल नहीं बता रही है। गुजरात की आपत्ति के बाद केंद्र ने भी इस पूरे मामले में क्रियान्वयन के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की। समिति की कई बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन अब तक कोई नतीजा नहीं निकला और न ही कोई समय सीमा तय हो पाई।
मध्य प्रदेश से सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ ने केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय से जब इस बाबत सवाल पूछा तो उसमें भी मंत्रालय ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया। मंत्रालय ने अलबत्ता ये जरूर बता दिया कि शेरों को ट्रांसफर करने के पूरे कार्यक्रम में 25 साल से भी ज्यादा का वक्त लगता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और विशेष में फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे आखिर किस किस देश में पाए जाते हैं शेर। आज भारत में एशियाई शेरों के वजूद को बचाने की कवायद चल रही है, लेकिन एक ऐसा दौर भी था जब भारत बब्बर शेरों की बहुतायत के लिए जाना जाता था। किंवदंतियों और पौराणिक ग्रंथों में शेर को कई देवियों की सवारी के तौर पर भी दिखाया गया है, लेकिन अंग्रेजी शासनकाल में शिकार और दूसरे कारणों से शेर लुप्ति की कगार पर आ गए। हिंदू मान्यताओं में देवी दुर्गा की सवारी शेर मानी जाती है। जाहिर है इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण तो नहीं है, लेकिन माना जाता है कि अथर्ववेद और दूसरे ग्रंथों में सिंह यानी शेर का जिक्र है। इससे ये बात तो साफ हो जाती है कि भारतीय सभ्यता में शेरों का वजूद बहुत पुराना है। लेकिन मान्यताओं को छोड़ दें तो भारत में एशियाई शेरों की जो मौजूदा प्रजाति है उसके वंशज ईसा पूर्व 480 में दक्षिणी यूरोप में पैदा हुए थे, खासकर यूनान में, जहां अरसे तक ये वजूद में रहे। 1880 तक भारत के ज्यादातर हिस्सों में शेर बड़ी संख्या में पाए जाते थे। अंग्रेज यात्री मेजर स्लिमन ने अपनी यात्रा में दिल्ली के आसपास 40 शेरों की टोली देखने का जिक्र किया। मुगल काल में भी भारत में खूब शेर हुआ करते थे, लेकिन कुछ मुगलों ने इसके शिकार पर प्रतिबंध भी लगा रखा था। हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में ये रोक हटा ली गई। नतीजतन अंग्रेज शिकारी और फौजी अफसरों ने शेरों का बेरहमी से शिकार करना शुरू कर दिया। अकेले कर्नल जॉर्ज स्मिथ ने 300 सिंहों का शिकार किया। एक दूसरे अंग्रेज अफसर ने दिल्ली के पास 50 शेरों को मारा। कुल मिलाकर इस दौर में उत्तर भारत, पंजाब, बिहार और दक्षिण भारत में भी अंग्रेजों ने शेरों का जमकर शिकार किया। इसके अलावा सूखे और वनों की कटाई ने भी कई शेरों की जान ली। नतीजतन सन 1913 में हुई गणना के मुताबिक गिर फॉरेस्ट में सिर्फ 20 शेर ही बचे रह गए थे। इस बीच वायसराय लॉर्ड कर्जन जैसे लोगों की मदद से शेरों की स्थिति में सुधार हुआ। 1901 में लॉर्ड कर्जन ने जूनागढ़ के नवाब को शेरों के संरक्षण की सलाह दी, जिसके बाद जूनागढ़ में शेरों के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 1905 में ग्वालियर राज्य के राजपत्रों के मुताबिक लॉर्ड कर्जन ने ग्वालियर राज्य के महाराजा माधवराव सिंधिया प्रथम को शेरों के संरक्षण और पुनर्वास की सलाह दी। कर्जन की सलाह पर अमल करते हुए 1905 में 1.5 लाख रुपए का सालाना बजट तय किया गया और शेरों के पुनर्वास के लिए शिवपुरी, श्योपुर और मोहना के जंगलों में कोशिशें शुरू हुईं। इसके तहत पहले जूनागढ़ के नवाबों से चीते लाने की कोशिश की गई, लेकिन नवाबों ने साफ इनकार कर दिया। बाद में लॉर्ड कर्जन की सिफारिश पर इथियोपिया से 10 शेरों के शावक पानी के जहाज में बिठाकर मुंबई लाए गए। इन शावकों की अगवानी करने ग्वालियर के महाराज खुद मुंबई पहुंचे थे, लेकिन मुंबई आते आते 10 में से 7 शावक ही बच पाए। इनमें 3 नर और 4 मादा थीं। इन शावकों को पहले ग्वालियर के चिड़ियाघर में ही पाला गया। बाद में बड़े होने पर इनसे और शावक पैदा हुए और उन्हें जंगलों में छोड़ दिया गया। लेकिन 1911-12 में जब ये आम लोगों और मवेशियों का शिकार करने लगे तो इन्हें दोबारा चिड़ियाघर में डाल दिया गया। 1915 में इन्हें एक बार फिर श्योपुर के कूनो पालपुर जंगल में बसाने की कोशिश की गई। हालांकि तमाम कोशिशों के बावजूद कूनो पालपुर आज भी शेरों की राह देख रहा है। कुल मिलाकर 19वीं शताब्दी की शुरुआत में लॉर्ड कर्जन और ग्वालियर और जूनागढ़ जैसी रियासतों की पहल पर शेरों के पुनर्वास की पहल रंग लाई और शेरों की आबादी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, जो आज भी जारी है।
ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। एक जमाने में शेर भूमध्य सागरीय इलाके के साथ ही उसके आसपास और मध्य पूर्व तक पाए जाते थे, लेकिन शिकार और दूसरे कारणों से आज शेरों की तादाद मुट्ठी भर रह गई है। एक नजर देखते हैं कि दुनिया में शेरों का वजूद कितना पुराना है। शेर बिल्ली प्रजाति में बाघों के बाद दूसरी सबसे बड़ी प्रजाति मानी जाती है। एक वक्त में एशिया के अलावा अफ्रीका और यूरोप में भी ये शेर बड़ी तादाद में पाए जाते थे। एक जमाने में सीरिया, फिलिस्तीन और इराक में भी इनकी बड़ी तादाद रही। इजराइल में भी एक जमाने में ये खूब मिलते थे, लेकिन 15वीं शताब्दी में यहां से अचानक ये विलुप्त हो गए। 20वीं सदी की शुरुआत तक अरब देशों में भी इनकी मौजूदगी बनी रही। ईरान के कुछ क्षेत्रों में 19वीं सदी तक ये खूब दिखाई दिए, लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत में ही इनका अंत हो गया। ईरान में आखिरी शेर 1941 में देखा गया। सिर्फ एशियाई शेरों की बात करें तो 9वीं सदी की शुरुआती दशकों तक ये दक्षिण एशिया और दक्षिण पश्चिम एशिया के दुर्गम जंगलों में ही पाए जाते थे। उस वक्त ग्रीस से लेकर बांग्लादेश तक इन सिंहों की बस्ती थी। आज भारत दुनिया में एशियाटिक शेरों की एकमात्र पनाहगाह है। हालांकि बंटवारे से पहले पाकिस्तान के इलाके में भी ये खूब पाए जाते थे, लेकिन भारत से विभाजित होने के बाद पाकिस्तान से शेर अचानक गायब हो गए। पूरी दुनिया में कुल शेरों की आबादी आज 35,000 के आसपास है। इसमें से 99% अफ्रीकी मुल्कों में ही पाए जाते हैं। भारत में सिर्फ एशियाई शेर हैं, जिनकी तादाद ताजा जनगणना में 523 बताई जा रही है। अफ्रीका के 27 देशों में ये शेर पाए जाते हैं, जिनमें से 9 देशों में शेरों की तादाद 1000 से ज्यादा है। शेरों पर काम करने वाली संस्था लायन अलर्ट के मुताबिक पश्चिमी अफ्रीका में इस वक्त 480 शेर बचे हैं, जबकि मध्य अफ्रीका में इनकी तादाद 1784 है। पूर्वी अफ्रीका में 19,972 शेर पाए गए हैं, जबकि दक्षिण अफ्रीका में 12,000 से ज्यादा शेरों की तादाद है। 1940 तक पूरी दुनिया में करीब 1.5 लाख शेर पाए गए थे, लेकिन आज ये संख्या काफी कम रह गई है। इसके पीछे अंधाधुंध शिकार, सूखा और शेरों के रहने लायक जगह की कमी बड़े कारण रहे। इसके अलावा शेरों की तादाद कम होने के पीछे 1800 ईस्वी में आई बंदूकें भी रही, जिनके निर्माण के बाद शेरों का शिकार करना आसान हो गया। नतीजतन भारत ही नहीं बल्कि ईरान जैसे देशों में भी, जहां कभी एशियाटिक शेरों की भरमार थी, शेरों का नामो निशान सा मिट गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो ये था आज का विशेष। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।